जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 5 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और जो हम लोग का बिहार निषेध का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें आपको 30 से 35 दिनों का समय बचा हुआ है। तो अपना जो तैयारी है वो आप लोग ज़ोर शोर से करिएगा। और जो सेट आपका 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो उसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर डाल दिया गया। यदि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और अपना PDF आसानी से प्राप्त कर लीजिए। ठीक, वहां पर जो आपका मैथ का प्रश्न है तो आप लोग मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और यह हम लोग का जो बुक है, आपको पता होगा, ये हम लोग का अरिहंत का बुक है, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट है। हम लोग इसको प्रतिदिन एक एक सेट आपको दे रहे हैं। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का शुरू कर लेते हैं। यहाँ से प्रैक्टिस जो सेट है वो 6 है। आप लोग साथ साथ अपना इस स्कोर भी बताते चलिएगा कि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक, क्योंकि आपका जो स्कोर ही मायने रखता है कि आप यहाँ पर कितना सही कर पा रहे हैं और एग्ज़ाम हॉल में आप कितना सही कर पा रहे हैं। यदि यहाँ पर आप 65 से 70 भी कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा खासा स्कोर है। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पहला जो हम लोग का प्रश्न है, ये हिंदी का प्रश्न है। कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था यह है आपको 1844 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा, 1844 ईस्वी। अगला जो प्रश्न हम लोग क्या है कि दिनकर जी की कौन सी रचना को 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया है। तो दिनकर जी की वह रचना है यहाँ पर कुरुक्षेत्र, जिनको 74वां स्थान यहाँ पर मिला हुआ है। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। ठीक, अगला जो तीसरा हम लोग का प्रश्न है कि नामवर सिंह के व्यक्ति व्यंजक निबंधों के संग्रह का नाम है। क्या नाम है? यहाँ पर जो नामवर सिंह है, इनके व्यक्ति व्यंजन निबंधों के संग्रह का नाम क्या है? तो इनका नाम है यहाँ पर बकलम खुद। क्या है? बकलम खुद। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि डार से बिछुरी उपन्यास किसकी रचना है। यह उपन्यास का नाम है जिसका है डार से बिछुरी। यह किसका उपन्यास है? तो यह उपन्यास यहाँ पर है कृष्णा सोबती का है। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग सी कर लीजिएगा। ठीक, अगला जो यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि राजकमल चौधरी का वास्तविक नाम था। तो राजकमल चौधरी का जो वास्तविक नाम था वह मनिंद्र नारायण चौधरी था। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग इसमें ध्यान दीजिए कि जो इसमें आपका हिंदी का प्रश्न है थोड़ा सा इस सेट में टफ है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर आपको पुराने प्रश्न और अंदर से प्रश्न हिंदी के पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इस पर हिंदी पर कठिन परिश्रम करना होगा, ताकि इसमें हम लोग का जो हिंदी में आता है, जैसे कि समास आता है, मुहावरा आता है, उससे इसमें एक भी सेट में प्रश्न नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ आपको जन्म का सन इसमें पूछा गया है, पुराना नाम पूछा जा रहा है और रचनाओं और कथन पूछे जा रहे हैं। ठीक, चलिए छठा नंबर जो प्रश्न है कि प्रेमचंद जी की रचनाओं में अधिकतर किसका चित्रण मिलता है। तो अधिकतम जो चित्रण मिलता है यहाँ पर शोषित वर्ग की दिनहीन दशा का यहाँ पर चित्रण मिलता है। ठीक, प्रेमचंद की रचनाओं में अधिकतर जो है शोषित वर्ग के दिनहीन यानी कि गरीबी दशा का वर्णन मिलता है। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 7वां नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मेहरुनिसा परवेज का जन्म हुआ था। ये पिछले भी सेट में आया हुआ था कि मेहरुनिसा परवेज का जन्म हुआ था। तो यह हुआ था आपको 1944 ईस्वी में। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि झीलों का नगर वियतनाम में किस शहर को कहा जाता है। यहाँ पर झीलों का नगर वियतनाम में किस शहर को कहते हैं? तो कहते हैं यहाँ पर हानोई को। ठीक, झीलों का नगर हानोई को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी में जीवनी साहित्य का प्रथम जो पहला ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वह पहला ग्रंथ है यहाँ पर भक्तमाल। क्या है? भक्तमाल। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से भट्ट जी का कौन सा उपन्यास है। यहाँ पर भट्ट जी का कौन सा उपन्यास है? तो देखिए जो नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है, यही भट्ट जी का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सुभद्रा जी का काव्य संग्रह। तो सुभद्रा जी का काव्य संग्रह है, इसमें से मुकुल, चित्रधारा, प्रसिद्ध पंक्तियाँ, यानी कि इसमें से सभी जो है ये सुभद्रा जी का काव्य संग्रह है। ठीक,
चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है यहाँ से 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पद्मा सचदेव को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो उनको देखिए पद्मा सचदेव को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था यह दिया गया था मेरी कविता मेरा गीत, इन्हीं के लिए उनको जो है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि विष्णु भट्ट गोडसे का जन्म हुआ था। तो विष्णु भट्ट गोडसे का जो जन्म है यह रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ राइट आंसर डी कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि नेपाल जाकर नारायण जी ने किसका गठन किया। तो नेपाल जाकर नारायण जी ने यहाँ पर आज़ाद दस्ता का गठन किया था, राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेणु जी की निम्न में से किस कहानी पर तीसरी कसम नाटक फिल्म बनी। यहाँ पर तीसरी कसम जो है नाटक फिल्म बनी। तो यहाँ पर रेणु जी के निम्न से किस कहानी पर, तो वह कहानी है मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम पर जो है तीसरी कसम नामक फिल्म बनी हुई है। ठीक, ये किसकी रचना है, कहानी है, तो रेणु जी का। चलिए अगला जो यहाँ से प्रश्न है अंग्रेजी का है, तो मैं अंग्रेजी का प्रश्न को इसमें छोड़ दे रहा हूँ। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने मैथ के प्रश्न को। मैथ का आपका टिक लगा दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग इसको बनाइएगा। एक बार आप लोग प्रश्न देख लीजिए और कोई भी प्रश्न आपको फंसे तो आप कमेंट करिएगा टेलीग्राम पर, चाहे यहाँ पर यूट्यूब पर, कहीं भी आप कमेंट करिएगा तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक, चलिए 31 नंबर का जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो आपका 20% हो जाएगा। ठीक, चलिए 32 नंबर यहाँ से हम लोग का है, तो 32 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हम लोग का यहाँ पर 92 हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर 32 का एक कर लीजिए 92 होगा। फिर यहाँ से हम लोग का 33 का जो होगा वो 200 होगा। ठीक, सॉरी 2000 होगा 33 का। और अगला जो हम लोग का 34 नंबर है, तो 34 वाला यहाँ आपका DI प्रश्न है। तो DI का यहाँ पर हम लोग का 34 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका है 100% वृद्धि हो जाएगा। फिर यहाँ पर 35 है, तो 35 का राइट आंसर 9.5 होगा। ठीक, इसमें प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछा जा रहा है, तो 9.5 होगा। चलिए अगला जो 36 नंबर प्रश्न है, तो 36 का राइट आंसर यहाँ पर 600 रुपया होगा। एक बार आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिए। ठीक, प्रश्न को देखिए और अपना जो बनाने का सॉल्व कोशिश करिए कि आप सॉल्व कर पाएँ। और 37 का जो राइट आंसर यहाँ से हम लोग का होगा वह 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है, आपको नावधारा का प्रश्न है। तो कह रहा है कि यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक, चलिए अगला जो 39 नंबर प्रश्न है, 39 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 530 हो जाएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न देखिए यह प्रश्न जो है आपका 40 नंबर, ये कैलकुलेटिव प्रश्न है। ठीक, तो कैलकुलेशन करिए और उसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। ठीक, अगला जो 41 नंबर है हम लोग का राइट आंसर होगा वह 7 सेंटीमीटर होगा। और फिर यहाँ से हम लोग का जो 42 नंबर का राइट आंसर होगा, 42 का राइट आंसर 40% हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो 43 नंबर है, तो 43 का राइट आंसर आपको 96 रुपया होगा। और फिर यहाँ से हम लोग का जो 44 नंबर है, तो 44 का राइट आंसर 26.67 होगा। और फिर यहाँ से हम लोग का अंतिम प्रश्न जो कि ये मैथ का है, तो मैथ का यहाँ से हम लोग का 5:4 होगा। क्या होगा, 5:4 राइट आंसर यहाँ पर आप लोग डी कर लीजिए। ठीक, चलिए हम लोग अपना जो प्रश्न हम लोग का जीके जिसका शुरू होता है यहाँ से 46 नंबर से। तो 46 नंबर से जो प्रश्न है कह रहा है कि मुझे धन दे दो, मैं इससे दरवेशों में बांट दूंगा। यहाँ पर दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है उससे उन लोगों को दे दो जिन्हें उसकी कामना हो। उपयुक्त जो कथन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था। ठीक, ये जो कथन है यह किसके द्वारा कथन कहा गया था, तो देखिए यह कथन जो है आपका शेख फरीदुद्दीन के द्वारा कहा गया था कि जो मुझे धन दे दो, मैं इसे जो है दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दो जिसकी उसकी कामना हो। ठीक, तो ये कथन जो है शेख फरीदुद्दीन का है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किस शताब्दी में चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था। तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था ये आपको 7वीं शताब्दी में आया हुआ था। राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है। तो सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो वह ऋग्वेद है।
चलिए अगला जो 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कथन सही नहीं है। जैसे कि इसमें कथन कौन सा सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इन सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो पुरावस्तु मुहरे हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ से जो ऑप्शन डी है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों का सुदूर क्षेत्रों में संपर्क नहीं था, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक, तो यह कथन क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न है 50 नंबर की बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपखाने का उपयोग किया था। जो बाबर थे वो प्रथम युद्ध कौन सा युद्ध था जिसमें तोपखाने का उन्होंने प्रयोग किया, तो पानीपत के युद्ध में जो हो वो थे वो प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग किए बाबर के द्वारा। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है 51 नंबर कह रहा है कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो चीन के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया था ये 1962 में किया गया था। आपको याद होगा जो 1962 में जो चीन वाला युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोग का सुमिलित करने को कह रहा है। ठीक, 52 नंबर प्रश्न है। एक तरफ आपको दिया गया है यहाँ पर क्या पत्रिका है शायद, हाँ एक तरफ सूची 1 में पत्रिका है और दूसरे उसके संपादक थे हैं, तो इसमें कौन सा होगा। देखिए इसमें जो हम लोग का राइट आंसर होगा यहाँ पर बंगाल गैजेट है। तो जो बंगाल गैजेट है आपको जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा यह प्रकाशित हुआ था। फिर यहाँ पर है संवाद कौमुदी, जो संवाद कौमुदी है यह है आपको राजा राम मोहन से हो जाएगा। और जो स्त्री धर्म है ये आपको राम चड्ढा से हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है गुलामगिरी है, तो गुलामगिरी यह ज्योतिबा फुले के द्वारा हो जाए, यानी कि हम लोग के कूट भाषा में ऑप्शन जो बी है वो राइट है। ठीक, फिर से आप लोग देख लीजिए, बंगाल गैजेट, जेम्स ऑगस्टन हिक्की, संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन राय, और जो स्त्री वाला है ये राम चड्ढा, और फिर जो हम लोग का गुलामगिरी है ये ज्योतिबा फुले। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 53 नंबर प्रश्न है कि बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त आरंभ किया था। तो बंगाल और बिहार में अस्थाई जो बंदोबस्त आरंभ किया गया था यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ किया गया था। चलिए 54 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कह रहा है कि जून 2021 में भारत सरकार ने दुबई यानी कि यूएई को 22 टन जीआई प्रमाणित फाइबर व खनिज युक्त जलगांव केले का जो निर्यात किया। यह जलगांव केला किस राज्य का प्रमाणिक उत्पाद है, यानी कि वहाँ के यहाँ पर ये जो जलगांव केला है ये किस राज्य का जीआई टैग है। ठीक, यही पूछा गया है। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर ये महाराष्ट्र का। ठीक, जलगांव केला ये महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। तो राजकोषीय घाटा का अर्थ होता है कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर जो होता है यह राजकोषीय घाटा होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको द्रव्य के लागत भी कहते हैं। यहाँ पर द्रव्य की जो लागत भी कहते हैं, किसको कहते हैं, तो देखिए जो मौद्रिक लागत है उसको द्रव्य की लागत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फिर से ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय के जो गणना है ये कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मुद्रा संकुचन का कारण होता है। तो मुद्रा जो संकुचन का कारण होता है यह कारण है कि माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, यही जो होता है मुद्रा संकुचन होता है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि आधारभूत संरचना का तात्पर्य है। तो आधारभूत संरचना का जो तात्पर्य है कि मूलभूत सुविधाएं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय क्षयणीकरण के कारण इनमें से क्या नहीं है। तो देखिए इसमें से जो नहीं है जैविक कृषि इसमें नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि डुडोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। तो जो ये डुडोंग है यह आपको है मेनार की खाड़ी का। ठीक, मनार का खाड़ी का जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का
प्रमुख जीव है। ठीक, अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद का सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति को क्या योग्यता होनी चाहिए? तो एक व्यक्ति की योग्यता यह जो है विधानसभा सदस्य ना हो तो इसे 6 माह के भीतर विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है, जो है मंत्रिपरिषद सदस्य होने के लिए। ठीक, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसमें करेक्ट है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर आपको जो है राजनीति शास्त्र से भी अच्छे खासे इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि पॉलिटिक्स के कहते हैं। यहाँ पर हम लोग का है कि राजनीतिक विज्ञान का महत्व किसमें निहित है, किसमें निहित नहीं है। ठीक, राजनीतिक जो है विज्ञान का महत्व जो है किसमें निहित नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग का राज्य के दृष्टिकोण में राजनीतिक विज्ञान का महत्व नहीं है, किसमें यहाँ पर निहित नहीं है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि फ्रेडरिक पोलक ने परंपरागत विज्ञान के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा? ये जो फ्रेडरिक पोलक जो थे ये परंपरागत विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा? तो उन्होंने 2 वर्गों में बांटा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निर्मत्री सभा के अध्यक्ष, यहाँ पर निर्मत्री सभा के ये कौन सा अध्यक्ष होता है? तो निर्मत्री, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये निर्मत्री जो सभा के अध्यक्ष होते हैं यह होते हैं आपके कौन थे पूछा गया था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक, निर्मत्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो हमको भी ये पहला बार वर्ड जो सुनने को मिल रहा है कि ये निर्मत्री, यहाँ पर निर्माण करने वाला क्या होगा? शायद वही है, निर्माण का मतलब निर्मत्री। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति के समान रूप में पाए जाते हैं? तो राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के समान रूप में जो पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं आपको संबोधन करने एवं संदेश भेजने का अधिकार। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो USSR से लिया गया है? तो सोवियत संघ से कौन सा लिया गया है, यही पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा जो भाग है वो सोवियत संघ से लिया गया है। तो यह लिया गया, देखिए जो पंचवर्षीय योजना है वो आपको सोवियत से लिया गया है। हमारा जो संविधान है कहीं ना कहीं से आपको लेकर ये यानी कि जुटा कर ये बनाया गया है। तो यह जो मौलिक इसमें हम लोग का ये क्या बोलते हैं, ये भारतीय संविधान में जो आपका संविधान में निम्नलिखित कौन सी विशेषता है जो सोवियत से ली गई है? तो पंचवर्षीय जो योजना है आपको ये सोवियत से लिया गया है। ठीक, 69 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग वह किसने किया? तो सबसे पहले इसका प्रयोग जो है इरेटा अस्थेनिज के द्वारा यह किया गया था। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि काष्ठ स्थलाकृत का निर्माण होता है। तो काष्ठ स्थलाकृत का जो निर्माण है यह भूमिगत जल के निक्षेपण से होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है 71 नंबर है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो निहारिका परिकल्पना यह प्रस्तुत किया गया था यहाँ पर लाप्लास के द्वारा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये लाप्लास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्न प्रदूषक एजेंटों में कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेवार है? तो CFC जो है ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेवार है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 5वें स्थान पर है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा देश है? तो यहाँ पर हम लोग का जो 5वें स्थान पर होगा वह ब्राज़ील होगा। राइट आंसर ये कर लीजिए 5वें स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी प्लेट जो है 7 या मुख्य महाद्वीपीय प्लेटों में शामिल नहीं है? कौन सी प्लेट जो 7 महाद्वीपियों में शामिल नहीं है? तो वह हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर जो फिलिपाइन प्लेट जो है ये 7 मुख्य महाद्वीपीय प्लेटों में शामिल नहीं है। राइट आंसर
ये कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 75 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के किसी किसी क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये प्रमुख कारण होता है इसका जो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये आपको लाल होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कैल्शियम लवण ज्वाला में कौन सा रंग देता है? तो कैल्शियम जो लवण है जो ज्वाला में यानी कि जलने पर जो रंग देता है वो आपको ईंट जैसा लाल देता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्लेटिनम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण होता है। तो प्लेटिनम द्वारा जो है हाइड्रोजन का अधिशोषण ये हाइड्रोक्साइड निर्माण के कारण होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि न्यूटन किलोग्राम मात्रक है, किसका मात्रक है? तो यह आपको त्वरण का मात्रक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव संबंधित है। तो यह सभी जो संबंधित है आपको प्रोटिस्टा से, क्या से? प्रोटिस्टा से यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वहाँ पर राइट आंसर है कि प्रोटिस्टा से यह संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है? तो कोहरा जो होता है यह है आपका गैस में द्रव्य का कोलाइडी निकाय है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यवस्था गुणांक का मान होता है। तो यंग प्रत्यवस्था जो गुणांक का मान होता है वो अनंत होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का जो वेग है ये अधिकतम होता है आपको निर्वात में, आपको पता होगा ये निर्वात में सबसे अधिक जो है वेग करता है। अगला है कि केंद्रिका नाम किसने दिया? यहाँ पर केंद्रिका जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये फोंटाना के द्वारा दिया गया था। ये जो फोंटाना एक नाम था, फोंटाना के द्वारा ये केंद्रिका जो है नाम दिया गया। ठीक, चलिए फोंटाना ये वैज्ञानिक का नाम है कि ये जो फोंटाना थे इन्होंने ही केंद्रिका का नाम दिया। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है यहाँ पर औद्योगिक विलायक के रूप में। ठीक, औद्योगिक विलायक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए 85 नंबर जो प्रश्न है कि ऑक्सीजन 180 डिग्री सेल्सियस पर उगलती है। ठीक, यह ताप है, यह जो ताप है वो कितना फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 100 जो है 80 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना होगा? यह होगा -292 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक, राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जिम्मेवार है? नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जो है जिम्मेवार है? तो यहाँ पर राइबोजियम जो है जिम्मेवार है। ठीक, राइजोबियम है, सॉरी यहाँ पर राइबोजियम नहीं है, ये राइजोबियम है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग क्या कि निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिकीय ईंधन की संज्ञा दी गई है? किसे जो है कोशिकीय ईंधन की संज्ञा दी गई है? तो यह दिया गया है ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन की संज्ञा दी गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ईथर का पूर्ण दहन करने पर प्राप्त होता है। तो इसके पूर्ण दहन पर जो प्राप्त होता है CO2 + H2O, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो राइट होगा। ठीक, ईथर का पूर्ण जो दहन करने पर प्राप्त होता है CO2 + H2O। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 89 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो नदी का बहता हुआ जो जल होता है यह आपको गतिज, ठीक, गतिज ऊर्जा संवहन करता है। अगला प्रश्न है कि यदि लेंस की मोटाई लेंस की वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य हो तो लेंस होगा। तो लेंस जो होगा वह पतला होगा। क्या होगा? लेंस पतला होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लिंग सूत्र जो x और y का खोज किसने की थी? तो x और y जो लिंग सूत्र है ये गुण सूत्र है, तो इसका खोज जो किया गया था यह किया गया था आपको स्टेवेंस एवं विल्सन के द्वारा। ठीक, स्टेवेंस एवं विल्सन के द्वारा इसका खोज किया गया था। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि कम pH पर एमिनो अम्ल गति करते हैं। यहाँ पर कम pH पर जो है एमिनो अम्ल जो है वो गति करते हैं, तो वह कैथोड की ओर गति करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किसी गैसीय माध्यम में चलती है तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रक्रिया होती है। ठीक,
प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किसी गैसीय माध्यम में चलती है तो माध्यम के किसी बिंदु पर प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? तो इसमें जो है रुद्धोष्म की प्रक्रिया होती है। रुद्धोष्म राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली यहाँ पर जो है लयन काय, यहाँ पर जो है लयन काय होगा, या माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, नहीं दिया गया है तो यहाँ पर लयन काय कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग इसमें कौन सा हो जाएगा? अतिसार जो है एक जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है कि वर्ग 2 के प्रारूपी तत्व हैं कौन कौन है? यहाँ पर वर्ग 2 के प्रारूपी तत्व में कौन से आ जाएंगे? यहाँ पर जो है ऑप्शन ए यानी कि बी, ई और एम जी है जो वर्ग 2 के प्रारूपी तत्व हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि ऋण आवेशित कार्बन वाले कार्बनिक समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको कार्बोनयन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनयन। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि जुलाई 2021 में, ये करंट अफेयर का प्रश्न है कि जुलाई 2021 में ट्रेजेडी किंग के नाम से प्रसिद्ध किस भारतीय फिल्म अभिनेता का लंबी बीमारी के बाद 98 वर्षों की आयु में निधन हो गया? तो 98 वर्षों की आयु में जो है निधन हुआ वो दिलीप कुमार थे। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि प्रतिबंधित रसायन है कौन सा है जो प्रतिबंधित रसायन है? तो जो BHC, ये जो BHC है ये आपका प्रतिबंधित रसायन है। राइट आंसर इसमें आप लोग सी कर लीजिएगा। और ये जो क्या बोलते हैं BHC जो होता है ये आपको बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने जो है 100 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया और ये हम लोग का सेट जो प्रैक्टिस था 6 था। और साथ ही साथ आप इसमें जो आपका स्कोर है आप लोग कमेंट कर दीजिए कि कितना इसमें आप लोग सही कर पाएँ। और जो सेट आपका साथ है वो जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।